हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इतिहास का 82वां अंक है, 82nd एडिशन है। इस 82वें अंक में हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरलों की बातचीत करेंगे। ये जो बंगाल गवर्नर और बंगाल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि इनका केवल भारत में एक ही अड्डा था बंगाल, इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि बंगाल जो स्टेट था वो उस समय भारत का सबसे रिच स्टेट था, सबसे धनी प्रांत था, और बंगाल से जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वो बिल्कुल रेगुलर होता था। बंगाल एक बड़ा राज्य था, कृषि व्यवस्था वहाँ पर अच्छी थी, तो वहाँ से आमदनी बहुत ज़्यादा होती थी। तो बंगाल ही समझ लिए कि वो खजाना था जो अंग्रेज़ों के हाथ में लगा, और इसी बंगाल के खजाने को हाथ में लेकर अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को रौंद डाला। तो भारत पर जो अंग्रेज़ों का जो अधिकार हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान बंगाल का था, और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर ध्यान दिया भी। इस बात का भी पता अंग्रेज़ों को था, इसका ध्यान दिया भी, इसीलिए बंगाल को ही इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और आगे चल के जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वही भारत में ब्रिटिश टेरिटरी जो होती थी, ब्रिटिश जो साम्राज्य का राज्य होता था, उसका मुखिया होता था। और जो बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता, वही आगे चल के भारत की राजधानी बनी, जो 1911 तक रही। तो यहाँ का जो इतिहास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में भी, खासतौर पर यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बाकी जितने भी हमारे वनडेज हों, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। इसके पहले की वीडियोज़ में आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कैसे उसका भारत में संघर्ष रहा, बंगाल के शासकों से क्या क्या संघर्ष रहा, ये हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब बस केवल हम लोग गवर्नर जनरल और उनके कामकाज पर फोकस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, इनकी जो शुरुआत हम लोग देखते हैं कि बंगाल पर ब्रिटिश कब्जे से होती है। बंगाल पर जो ब्रिटिश कब्जा हुआ था उसके लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो जिस समय 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज़ों का कब्जा होता है, उस समय बंगाल का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड हुआ करता था, ड्रेक हुआ करता था। ड्रेक को हेड बनाया गया। हेड उस समय था, इसी के समय प्लासी की लड़ाई हुई थी। यानी अगर पूछा जाए कि प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का प्रमुख, या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन था? ड्रेक था। फिर प्लासी के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया क्लाइव को बनाया गया। तो जो क्लाइव था, इसी को बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब ये जो क्लाइव था, इसकी जो भर्ती थी, हालांकि ये पहले गवर्नर के रूप में भर्ती नहीं हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ था 1742 में एज ए क्लर्क। एक मामूली से क्लर्क के रूप में क्लाइव का जो करियर था वो स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में। क्लर्क की हैसियत, बाहैसियत क्लर्क की वो भारत आया था और छोटे पद पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे तरक्की करता चला गया। और जब कर्नाटिक युद्ध हो रहे थे, कर्नाटिक वॉर चल रहे थे, तो कर्नाटिक युद्धों के दौरान उसने आरकाट का घेरा डाला था मद्रास में, जिससे कंपनी की नज़र में ये आ गया था। और फिर ये अपनी डिप्लोमेसी के बल पर अपने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी आंखों में चढ़ता चला गया। और बंगाल में प्लासी की लड़ाई जो हुई, उस समय प्रमुख ड्रेक जरूर था, लेकिन उस प्लासी की लड़ाई का जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड में सारी तैयारियां जो थीं, प्लासी की लड़ाई कहा जाता है कि वास्तव में एक लड़ाई नहीं था, एक साजिश था। तो उस साजिश का पूरा जो माहौल तैयार किया था वो क्लाइव ने ही तैयार किया था। क्लाइव ही मेल साजिश करता था, इसीलिए उसको फिर बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। तो इसका जो बंगाल का जो गवर्नर का जो पहला जो टाइम पीरियड था वो 1757 से 60 तक था, 1757 टू 1760, 60 तक ये रहा। इसके बाद 60 में ये वापस लंदन चला गया था। 60 में इसका कार्यकाल खत्म हो गया, वापस लंदन चला गया। फिर भारत में अलग अलग गवर्नर्स हुए, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसमें फिर क्लाइव जब हटा यहाँ से, तो उसके बाद जो अगला गवर्नर इसकी जगह बना, तुरंत तो नहीं बना था, उस समय एक सब्स्टिट्यूट आया था, हॉलवेल। तो जो हॉलवेल था ये केवल एक सब्स्टिट्यूट की हैसियत से था, स्थानापन्न गवर्नर था ये बंगाल का, क्लाइव जब 1757 से 60 के बीच में गया। तो ये हॉलवेल, इसका भी नाम इतिहास में आता है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें बंगाल के नवाब ने, ये आपको बंगाल का जो वीडियो था पहले, इसको हम बता चुके हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में डिटेल में। तो उस ब्लैक होल ट्रेजेडी का एक प्रत्यक्षदर्शी हॉलवेल को माना जाता है, यही जीवित था, जीवित बचा था उसमें, और उसी ने उस ब्लैक होल की घटना का विवरण लिखा। फिर हॉलवेल के बाद क्लाइव की जगह जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था, वो बनाया गया था वेंसीटार्ड को। वेंसीटार्ड का जो समय काल रहा वो 1760 से 65 तक था। वेंसीटार्ड
1760 से 1765 तक बनाया गया था वेंसिटार्ट को। अब ये जो वेंसिटार्ट था, इसी के समय जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ये जो बक्सर की लड़ाई थी बहुत निर्णायक युद्ध था। इसके बारे में भी पहले वीडियोज़ में आपको चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बताया था कि भारत की जो शक्तियाँ थी, बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था और मुगल बादशाह था, इन लोगों ने मिल के अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि इस बक्सर की लड़ाई में भारतीय शक्तियों की पराजय हो जाती है। तो बक्सर की लड़ाई में जब भारतीय शक्तियाँ पराजित होती हैं और इस बात की सूचना लंदन भेजी जाती है कि भारत की शक्तियों को पराजित कर दिया गया, तब फिर वहाँ पर सरकार खुश होती है और क्लाइव को दोबारा भेजा जाता है। क्लाइव 2 बार गवर्नर बना था, दूसरी बार इसको गवर्नर बना के भेजा गया। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव की वापसी होती है दोबारा, इसलिए भेजा गया था कि बक्सर का जो युद्ध था, इसके बाद परिस्थितियाँ बहुत उलझी हुई थी। बंगाल के नवाब से संधि करनी थी, अवध के नवाब से संधि करनी थी, मुगल बादशाह से संधि करनी थी। क्या व्यवस्था हो, कैसी व्यवस्था हो, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। तो सरकार ने वापस इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए क्लाइव को दोबारा भेजा। तो दोबारा क्लाइव फिर से आता है और इसका दोबारा का जो कार्यकाल था वो था 1765 से 1767, 2 साल। ध्यान रखेंगे, दोबारा ये जब आया था, ये इसका पहला टेन्योर था और ये इसका दूसरा टेन्योर था। तो दोबारा आता है, तो दोबारा इसको इसीलिए भेजा गया था कि फिर से जाके भारत में व्यवस्था बनाए, क्योंकि यही इसी ने शुरुआत की थी। तो सरकार इसी को देना चाहती थी कि अब शक्ति जब आ गई हाथ में तो उसको कैसे व्यवस्थित करना है। भारत जब पहुंचता है, इसीलिए देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, वो 65 में हुई थी। तो क्लाइव ने जब भारत में जब दोबारा वापस आया तो इसने भारत के शासकों के साथ, जो उस समय अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था और मुगल बादशाह था, इन सबों के साथ अलग अलग उसने संधि की। तो उसमें 2 संधियाँ थी। एक 12 अगस्त को हुई थी, 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद फर्स्ट ट्रीटी, और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। तो ये जो दोनों संधियां हुई थी इलाहाबाद की, ये संधियां इस बक्सर युद्ध का परिणाम था। 1 साल बाद हुआ, इसीलिए हुआ था कि बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद क्लाइव को दोबारा भेजा गया और दोबारा उसने अलग अलग बक्सर की संधि की, इलाहाबाद की संधि की। और इलाहाबाद की संधि से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। उस समय मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड ने इसी बक्सर की इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। और यही जो दीवानी मिलती है और यहीं से माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सुनहरा काल भारत में शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुनहरा था, भारत के लिए अंधकार का काल था, क्योंकि दीवानी की प्राप्ति के बाद इनके कर वसूली करने के अधिकार बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लूटपाट, जो आर्थिक लूटपाट जो भारत में 1947 तक अंग्रेजों ने की, उसकी शुरुआत इसी दीवानी की प्राप्ति से होती है, जो शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। दीवानी मिल गई थी, तो दीवानी का मतलब है कर वसूली करने का अधिकार कंपनी को मिल गया था। और इसी दीवानी मिलने के साथ साथ इसी के साथ बंगाल में इसने, क्लाइव ने एक और व्यवस्था शुरू की, जिसको कहा जाता है द्वैत शासन। तो द्वैत शासन अगर पूछा जाए किसने शुरू किया था, डुअल सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है, डुअल सिस्टम, या कहीं कहीं डायरेक्टली लिखा रहता है। ये क्लाइव ने ही शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1765। जैसे ही इनको दीवानी मिलती है बंगाल की, तो 1765 में इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये जो द्वैत शासन था वो बंगाल के लिए था। द्वैत शासन में था क्या कि बंगाल पर हालांकि ऑफिशियली शासन तो वहाँ के नवाब का था, लेकिन कंपनी को दीवानी के अधिकार मिल गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल गया था, यानी कर वसूलती थी कंपनी, और कानून व्यवस्था जो विवाद होगा तो उसको संभालेगा नवाब। यानी एक ही जगह पर 2 काम। कंपनी को केवल पैसे से मतलब था, उस पैसे की वजह जो व्यवस्था बिगड़ रही है, जो सिस्टम बिगड़ रहा है, उसको संभालने से कोई मतलब नहीं था। नवाब के पास कुछ शक्ति थी नहीं कि वो कानून व्यवस्था को संभाल पाता। तो एक तरीके से बंगाल की जो खुली लूट थी वो इस द्वैत शासन के माध्यम से आया, क्योंकि इससे कंपनी ने केवल पैसा निकाला,
सिस्टम बनाने का, सिस्टम को संभालने का, जनता की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बंगाल की लूट खसोट इस द्वैध शासन के साथ शुरू की गई थी। और सोचिए जो द्वैध शासन इतने खतरनाक ढंग से लागू हुआ था कि इसके बाद आज ही आपको बताएंगे कि बाद में एक गवर्नर जनरल आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको बताएंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के सबसे करप्ट गवर्नरों में से एक था, गवर्नर जनरलों में से एक था, सबसे करप्ट मतलब महाभ्रष्ट। सोचिए जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसा बेईमान करेक्ट आदमी जब भारत का गवर्नर जनरल, भारत में जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसको भी ये द्वैध शासन, ये डुअल सिस्टम इतना खराब लगता है कि आते ही सबसे पहला काम वॉरेन हेस्टिंग्स का था कि उसने भारत में मतलब एंट्री हुई नहीं कि 1772 में 1772 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सोचिए मतलब इतना खराब था कि सबसे करप्ट आदमी को लगा कि यार कुछ ज़्यादा खराब है, इसको बंद कर देना ही ठीक होगा। अब सोचिए कितना खराब रहा होगा कि सबसे बेईमान आदमी को भी लग रहा था यार बेईमानी कुछ ज़्यादा हो रही। ये था द्वैध शासन, खुली लूट थी। इसी में कुछ सिस्टम सुधारने का भी प्रयास किया गया और क्लाइव ने जो कंपनी कर्मचारी थे उनके गिफ्ट, हालांकि खुद गिफ्ट वगैरह बहुत लेता था, वो गिफ्ट वगैरह लेने पर रोक लगा दी और कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार पर भी रोकने की कोशिश की। और कंपनी के कर्मचारी थोड़ा सा इससे नाराज होते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों को खुश करने के लिए क्लाइव ने क्या किया कि कर्मचारियों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जिसको कहा जाता है सोसाइटी फॉर ट्रेड। सोसाइटी फॉर ट्रेड। तो पूछा जाएगा आपसे सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की थी, तो ये भी क्लाइव ने ही की थी। ये सोसाइटी फॉर ट्रेड क्या था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उनके लिए था कि वो नमक का, सुपारी और तंबाकू, तो नमक और सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको मोनोपोली दे दी गई थी इस सोसाइटी फॉर ट्रेड में, कि कंपनी कर्मचारियों की सोसाइटी बना दी गई थी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, नमक, तंबाकू और सुपारी, इन तीन चीज़ों पर इस सोसाइटी फॉर ट्रेड को मोनोपोली दे दी गई थी, एकाधिकार दिया गया था। ये सोसाइटी फॉर ट्रेड किसके लिए थी, कंपनी के कर्मचारियों के लिए थी। ठीक, तो इससे फिर कंपनी कर्मचारियों की लूट थोड़ी और बढ़ गई। इतनी ज़्यादा लूट बढ़ी कि ये सोसाइटी फॉर ट्रेड जो 1765 में इसने बनाया था, फाइनली 1768 में इस सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त भी करना पड़ा। ये भी व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी कि कंपनी कर्मचारी अपने ही बिजनेस में लगे रहते थे, अपने आप को फ़ायदा देते थे, कंपनी को नुकसान होता था। तो बाद में फिर 1768 में इस सोसाइटी फॉर ट्रेड, हिंदी में इसको व्यापार समिति कहा जाता है, व्यापार समिति, तो इस व्यापार समिति को खुद इन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो ये क्लाइव के कुछ अब जो बुरे काम थे, कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन भारत के लिए तो सीधे सीधे बहुत बुरे काम थे, जिसने बंगाल की खुला लूट शुरू कर दिया था। इसने बंगाल के जो सैनिक हुआ करते थे, बंगाल के सैनिकों को पहले दोहरा भत्ता मिलता था, जो क्योंकि बंगाल सबसे एलीट क्लास के माना जाता था, सबसे धनी प्रांत था। तो बंगाल के सैनिकों को अगर किसी दूसरी जगह भेजा जाता था, दूसरे अभियानों पर भेजा जाता था, तो उनको 2 बार भत्ता मिलता था। क्लाइव ने ये चीज़ें बंद कर दी। अब बाद में क्या हुआ कि बंगाल के सैनिकों का जो दोहरा भत्ता था कि बंगाल के सैनिक अगर कहीं अभियान पर नहीं जा रहा है, बंगाल में भी कहीं अभियान पर निकल रहा है, तो उसको दोहरा भत्ता मिलता था। तो इस बात को लेके बंगाल के सैनिकों का जब दोहरा भत्ता क्लाइव ने बंद किया, तो क्लाइव के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने, अंग्रेज सिपाहियों ने भी विद्रोह किया, जिसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है, व्हाइट म्यूटिनी। तो जो श्वेत विद्रोह हुआ था, व्हाइट म्यूटिनी हुई थी, ये भी क्लाइव के ही समय हुई थी, क्लाइव के ही शासनकाल में हुई थी। और ये किस लिए हुआ था, बंगाल का जो सैनिकों को जो दोहरा भत्ता पहले मिलता था बाहर जाने के लिए, बाद में फिर स्थायी कर दिया था कि बंगाल में भी कहीं बंगाल के सैनिक अगर अभियान पर जाते थे तो उनको दोहरा भत्ता मिलता था, वो ख़त्म कर दिया। तो वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसको क्या कहा जाता है, श्वेत विद्रोह 1766, श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। ये भी क्लाइव के समय हुआ, लेकिन क्लाइव ने इस श्वेत विद्रोह को दबा दिया। ये जो क्लाइव था, ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, कि इसी ने शुरुआत की, इसीलिए बंगाल का पहला गवर्नर माना जाता है।
और ख़ास बात यह है कि इसका जो पहला गवर्नर ही था, यानी पहला जो शासनकाल था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। दूसरा शासनकाल, यानी जितनी भी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, चाहे इलाहाबाद की संधि हो, चाहे दीवानी की प्राप्ति हो, चाहे श्वेत विद्रोह हो, चाहे सोसाइटी फॉर ट्रेड हो, चाहे द्वैत शासन हो, ये सब का सब इसके दूसरी दीवानी में मिलता है। ठीक, क्लाइव जब वापस जाता है तो वापस जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारा गलत काम किया था इसने, तो गलत काम का असर गलत ही होता है। तो यही वो गवर्नर जनरल था जो इंग्लैंड वापस जाने के बाद सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है। तो इंग्लैंड में इसने जाके आत्महत्या कर ली थी। तो कौन सा गवर्नर था जो बाद में वापस लौटने के बाद सुसाइड किया था? वो था क्लाइव। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसने सुसाइड किया था वापस। इसके बाद अगला जो गवर्नर बना वो था वेरेलिस्ट, 1767 से 69 तक। 1767 टू 1769 तक था। ये जो वेरेलिस्ट था, ध्यान रखेंगे, क्लाइव 2 बार बना था। ठीक, हॉलवेल सब्स्टिट्यूट था, क्लाइव के बाद वेंसिटार्ड आया, फिर क्लाइव दोबारा आया, फिर जब क्लाइव हटा तो वेरेलिस्ट बना। ये जो वेरेलिस्ट गवर्नर बना, इसी वेरेलिस्ट के समय जो द्वैत शासन था, तो द्वैत शासन इसके समय तक जारी रहा था, इसने द्वैत शासन को समाप्त नहीं किया था। वेरेलिस्ट के बाद फिर अगला जो गवर्नर बंगाल का बना वो बना था कर्टियस। कर्टियस बना। कर्टियस का जो रिजीम था, कर्टियस का जो शासनकाल था वो था 1769 टू 1772, 1769 से 1772 तक। अब ये जो कर्टियस था, इसके समय में भी द्वैत शासन जारी रहा और इस द्वैत शासन का इतना बुरा असर रहा, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि पूरा सिस्टम हिल चुका था। और इसी सिस्टम के हिलने की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि खाली बंगाल का शोषण हो रहा था, लूटा जा रहा था, किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा 1770 में। ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत में जो पहला बंगाल में अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1770 का। ये बहुत भयानक अकाल पड़ा था, अनाज की बिल्कुल कमी हो गई थी। तो जिस समय यह अकाल पड़ा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कर्टियस। इसी कर्टियस के बाद अगला जो बंगाल का गवर्नर बनता है वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था 1772 से 1774, हालांकि था लंबे समय तक, लेकिन अभी हम लोग बंगाल के गवर्नरों की बात कर रहे हैं। तो 1772 से 1774 तक ये बंगाल का ही गवर्नर था। इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो 1774 से लागू हुआ, और उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, इन सब बंगाल के गवर्नरों का नाम अब बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। यही वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर साबित होता है, क्योंकि इसी को इसी एक्ट से अब बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यही था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसका जो टाइम पीरियड था यहाँ पर 72 से 74 तक था गवर्नर के रूप में, फिर 1774 से 1786 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में रहा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक, आते ही सबसे पहला काम आपको बताया कि इसने जो क्लाइव ने शुरू किया था द्वैत शासन, जो ड्यूअल सिस्टम था, उसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहले ही समाप्त कर दिया। सबसे पहला काम उसका यही था। और इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो इसने बहुत सारे सुधार के काम करने शुरू किए, सिस्टम को बदलना शुरू किया। इसी ने कलकत्ता को सेंटर बनाया। अगर कहा जाए कि कलकत्ता राजधानी बनी ब्रिटिश एम्पायर की भारत में,
तो वो किसके समय बनी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। 1774 के समय से ही कलकत्ता को भारत की जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश जो कलकत्ता का ब्रिटिश साम्राज्य था, उसकी राजधानी कब बनी? 1774 में। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसको राजधानी बना दिया गया था। तो यहीं से कलकत्ता का महत्व बढ़ता है। इसने भी क्या किया था, पहले जो कंपनी का जो कोष था, जो ट्रेजरी थी, पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, तो कंपनी का जो खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दिया इसने कलकत्ता में, ठीक है। और 1772 में इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, राजस्व बोर्ड। 1772 राजस्व बोर्ड। तो राजस्व बोर्ड की स्थापना करता है जिससे रेवेन्यू को रेगुलेट किया जा सके, उसको व्यवस्थित किया जा सके। 1772 से ये भूमि सुधार में लग जाता है, कैसे राजस्व को सुधारा जाए। तो इसमें पहले 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि पहले ये 5 वर्षीय व्यवस्था बनाता है। फिर 5 वर्षीय व्यवस्था ठीक नहीं पड़ती तो फिर ये 1 वर्षीय 1 ईयर्स 1 साल का सिस्टम बनाते हैं। यानी पहले उसने लगान जो फिक्स किया था वो 5 साल के लिए फिक्स किया था, लेकिन बाद में 1777 में उस 5 वर्षीय व्यवस्था को बदल के 1 साल में कर दिया कि हर साल वो रिव्यू करता था और जो लगान का रेशियो होता था उसको वो चेंज करता रहता था। तो इसने अभी कोई स्थायी व्यवस्था ये डेवलप नहीं कर पाया था। इसका जो सिस्टम था ट्रायल एंड एरर का था कि प्रयोग करो, कुछ गलती होती तो फिर नया प्रयोग करो। तो अभी प्रयोग के दौर में ये लोग भारत में थे, इस समय ट्रायल के टाइम पर थे कि बस ट्रायल कर रहे थे क्या भारत के लिए सिस्टम सही हो सकता है। इसी ने भारत में जो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी शुरुआत भी इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से मानी जाती है। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बना, कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बना था। अब ये जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। ये एलिजा इम्पे इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या थे? चीफ जस्टिस थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 और जज हुआ करते थे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी इसका फॉर्मूला क्या था? 3+1, यानी 3 जज होंगे, 1 चीफ जस्टिस होगा। तो चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे था। बाकी जो तीनों जज थे उनके नाम थे चैम्बर्स, दूसरे नंबर पर था चैम्बर्स के बाद था लिमेस्टर, और उसके बाद था हाइट। तो चैम्बर्स, लिमेस्टर्स और हाइट ये लोग क्या थे? जजेस थे। और चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे था। तो इसी के माध्यम से भारत में न्यायिक सुधार हुआ। जो एक न्याय प्रणाली जो भारत में शुरू होती है वो इसी ने शुरू की। तो इसीलिए भारत में कहा जाता है कि जो जुडिशियल सर्विसेज है, न्यायिक सेवा है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी ने न्यायिक सेवा शुरू की थी, जुडिशियल सर्विसेज शुरू की थी। क्लियर? अब इसी के समय भारत में जो कानून व्यवस्था थी उसका विधि का निर्माण, ये सारी चीज़ें शुरू किया था। प्राचीन जो भारत में पुरानी पुस्तकें थी उसका अनुवाद होना शुरू हुआ था, ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ था। तो जब जुडिशियल सिस्टम शुरू हुआ, जब न्यायिक व्यवस्था शुरू हुई तो उसमें गड़बड़ियाँ भी शुरू हो गई थी। तो इसी ने क्या किया था कि एक इसी एलिजा इम्पे के समय एक ट्रायल हुआ था नंद कुमार का। तो नंद कुमार के ट्रायल में हुआ ये था कि नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक मतलब कि गवाही दी थी, एक आरोप लगाया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब की जो नवाब थे मुबारिकुद्दौला, उनकी संरक्षिका नियुक्त होने के लिए जो नवाब की माता थी उनसे 3.5 लाख की घूस ली थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर घूस का आरोप लगाया था नंद कुमार ने। तो नंद कुमार एक्चुअली मुर्शिदाबाद का पुराना दीवान हुआ करता था, तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स चिढ़ता था। अब उसने केस भी कर दिया था। तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, एलिजा इम्पे के साथ मिलकर नंद कुमार के ऊपर कुछ लेन देन का गबन का झूठा मुकदमा बनाता है और झूठा मुकदमा बना के नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। एलिजा इम्पे ने फांसी की सजा सुना दी। तो इस नंद कुमार को जो फांसी दी गई
ये माना जाता है कि भारत में पहली न्यायिक हत्या थी, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इसको माना जाता है, कि न्यायपालिका के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा के एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये जो फांसी की सजा हुई थी वो नंद कुमार को ही हुई थी, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही दिलवाई थी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ राजनीतिक काम भी किए थे। इसी के समय अवध के नवाब के साथ इसने बनारस की संधि की थी 1773 में, 1773। ये सारी चीज़ें जब बंगाल और अवध आपको बताए थे तो उसमें डिटेल में समझाया था। यहाँ पर बस टाइम पीरियड इस गवर्नर जनरल के हिसाब से बता देते हैं कि 1773 में बनारस की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ बनारस, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी अवध के नवाब से, ठीक है। इसके बाद फिर 1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी। तो जो फैजाबाद की संधि हुई थी, ये इसी फैजाबाद की संधि के साथ के बाद जो बनारस स्टेट था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बनारस जो अंग्रेज़ों के हाथ में आया वो किस संधि से आया था? फैजाबाद की संधि से ही आया था। और इसी फैजाबाद की संधि में अवध की जो बेगमें थीं, जो राजमाता थीं, जो उनकी वाइफ थीं, उन लोगों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ली, लेकिन उनका रक्षा वो नहीं किया। और बाद में जब पैसे की कमी होती है तो अवध की बेगमों का गहना तक उतरवा लिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उनका सारा गहना पर्सनल जो उन लोगों ने अपना धन छुपा रखा था वो सारे लूट लिए। तो इस बात की शिकायत इंग्लैंड तक हुई थी, अवध की बेगमों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। इसी बात पर लंदन में इसके ऊपर महाभियोग लगा, इम्पीचमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। तो ये जो फैजाबाद की संधि थी ये बड़ी मुश्किल संधि थी अंग्रेज़ों के लिए, जिसकी वजह से बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स को सामना करना पड़ा था महाभियोग का। वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौकीन था, बंगाली अच्छी बोल लेता था, बंगाली भाषा का बड़ा अच्छा जानकार था ये। इसी के समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, 1784। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। अब इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें इसकी स्थापना में भी वॉरेन हेस्टिंग्स का योगदान था। तो इसमें जो पहली पुस्तक ट्रांसलेट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, जो विलियम जोन्स ने पहली पुस्तक ट्रांसलेट की थी वो थी भगवद गीता। तो भगवद गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ वो विल्किंस ने किया था, विल्किंस ने ही उसका अनुवाद किया था। और जो विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था तो उसकी प्रस्तावना जो थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स लिखी थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ट्रांसलेटेड जो पहली किताब थी भगवद गीता, जिसको विल्किंस ने ट्रांसलेट किया था, उसकी जो प्रस्तावना थी प्रेम्बल शुरुआत में, उसके बारे में जो लिखा था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ट्रांसलेट होने वाली, अनुवादित होने वाली पहली किताब कौन सी थी? भगवद गीता। और दूसरी किताब थी हितोपदेश। हितोपदेश जो था उसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ट्रांसलेट किया। तो इसी के बाद ट्रांसलेट जो भारत की पुस्तकें थी उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था, ठीक। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय मैसूर से दूसरी लड़ाई होती है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, 1780 से 84 तक चला था एंग्लो मैसूर वार, दूसरा वाला सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चला था। इसी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जो मैसूर का शासक था हैदर अली की मौत हो जाती है। और हैदर अली की मौत होने के बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है। और टीपू सुल्तान ने बाद में फिर मंगलोर की संधि कर ली और मंगलोर की संधि द्वारा इसको समाप्त कर दिया। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही मराठों के साथ संघर्ष शुरू होता है और 1765 से फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वॉर था, मराठा वॉर इन्हीं के समय से शुरू होता है। 1782 में 1782 में सलवाई की संधि होती है और इस सलवाई की संधि से सलवाई की
संधि होती है वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1775 से 1782 तक। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक। इसकी सलबाई की संधि द्वारा समाप्ति हो गई थी। तो सलबाई की संधि जो हुई थी वो जो मराठा सरदार थे, ये भी मराठों में आपको पहले वीडियो में बताया था कि मराठा सरदार जो थे महाजी सिंधिया, उनकी मध्यस्थता से हुई थी। और इसी सलबाई की संधि जो 1782 में हुई, इसी के बाद अंग्रेज़ों ने मराठों से ब्रेक ले लिया और सबसे ज़्यादा ध्यान लगाया मैसूर पर, और मैसूर को पराजित करने की कोशिश की। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ये दोनों किसके समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। बाद में जब 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स वापस लौटता है, वापस लौट के जाता है लंदन, तो लंदन पर इसके ऊपर बर्क ने मुकदमा दायर किया, जिसको कहा जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो कौन गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगा? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको एडमंड बर्क ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चूहा और नेवला कहा, बैलों का ठेकेदार कहा था, अन्याय का मुखिया कहा था, बहुत बुरे बुरे शब्द इसको कहे थे। 1788 से लेकर 1795 तक इसके ऊपर मुकदमा चला। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके जो इम्पीचमेंट के मुकदमे को खारिज कर दिया और इसको सभी दोषों से, सभी आरोपों से वॉरेन हेस्टिंग्स को मुक्ति दे दी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स मुक्त हो गया था, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा इसके साथ भी हुआ। ये लंदन की सड़कों पर पागलों की तरह घूमता हुआ, भटकता हुआ ये मरा था। तो पागल होके बिल्कुल मरा था, दिमाग इसका हिल गया था। तो पागल होके कौन मरा था? वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ही मरा था। लेकिन मरने से पहले इसने कंपनी के लिए बहुत सारे काम कर दिए थे, जिसमें कंपनी की भारत में, स्पेशली बंगाल में जो प्रभुत्व स्थापित हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान वॉरेन हेस्टिंग्स का माना जाता है। करप्ट भी था, बेईमान भी था, ये घूस खूब लेता था, खूब घूसखोरी करता था, कंपनी के लोगों के नाम पर ऊपर से दिखाता था कि बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अंदर से पूरा करप्ट था, बहुत बड़ा घूसखोर था, बेईमान टाइप से था। इसी की बेईमानी इतनी ज़्यादा बेईमानी इसने बढ़ा दी थी कि ब्रिटिश सरकार ने अगला गवर्नर जनरल बहुत सोच समझ के नियुक्त किया। तो इसीलिए अगला गवर्नर जनरल जब वॉरेन हेस्टिंग्स हटता है और अगला गवर्नर जनरल आता है कॉर्नवालिस को, तो कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग्स से एकदम उलट था। ये जितना बड़ा बेईमान था उतना बड़ा ईमानदार था। सोचिए, जब कॉर्नवालिस भारत आया, उसने जब कंपनी में जो सेवाएं शुरू की, तो वो किसी सिफारिश को नहीं सुनता था, अपने हिसाब से वो सारा काम करता था। जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स इतना बेईमान था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होते थे, उनके बेटों के नाम पर, अल्पवयस्क 4-4, 6-6 साल के बेटों के नाम पर भारत में वो ठेका लिया करता था। ठीक है, तो ये बेईमानी करता था वो और ईमानदार था। अब कॉर्नवालिस कब आया, क्यों उसको भारत भेजा गया, किन शर्तों पर भेजा गया, और भारत आके उसने क्या क्या किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग वीडियो नंबर 83 में। तो ये थे आज हम लोग बातचीत किए बंगाल के गवर्नरों की। इसके बाद हम बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बड़े बड़े गवर्नर जनरल हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।